मैं और मेरी पत्नी पूरे अमेरिका में सबसे जहरीले कपल के नाम से मशहूर थे। दिन में हम 25 घंटे एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करने में लगे रहते थे और रात को घर आकर पागलों की तरह एक दूसरे से नफरत करते थे। वो अपने नए जवान बॉयफ्रेंड के साथ शहर में घूमती थी और मैं गुस्से में उसकी करोड़ों की लग्जरी कार तोड़ देता था। वो मुझे कोल्ड स्टोरेज में बंद करके पूरा दिन जमा देती थी और जैसे ही मैं बाहर निकलता मैं उसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देता, जबकि उसे तैरना तक नहीं आता था। शादी के तीसरे साल तक वो रोज घर से बाहर रहती थी। मैं हर क्लब और होटल में जाकर उसे वापस घसीट कर लाता था। हर बार जब वो मुझे देखती, सबसे जहरीली और कड़वी बातें बोलकर मुझे कोसती थी। और शादी के 5वें साल उसकी दुआ सच हो गई। उसके जन्मदिन वाले दिन मैं मर गया। एक अनजान आदमी घर में घुसा और उसने मुझे 33 बार चाकू मारा। मेरे पूरे शरीर में दर्द फैल गया था। धीरे धीरे मेरी चेतना धुंधली पड़ने लगी। मैं मदद मांगना चाहता था, लेकिन मेरे गले से सिर्फ हल्की सी आवाज निकल रही थी। मैं धीरे धीरे उसका नाम बड़बड़ा रहा था, सोंग वेनिंग। मैंने अपनी बची हुई ताकत से फोन ढूंढा और उसे कॉल लगाया। एक बार उसने नहीं उठाया तो मैंने दोबारा किया। 2 बार नहीं उठाया तो तीसरी बार। पता नहीं मैंने कितनी बार कॉल की। तब जाकर उसने फोन उठाया। मैं बस एक शब्द बोल ही पाया था कि उसकी ठंडी और बेजान आवाज ने मुझे बीच में ही काट दिया। लूसीनियन, तुम पागल हो क्या? इतनी बार फोन क्यों कर रहे हो? आज मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। जिंग ये वापस आ गया है। मुझे उसे एयरपोर्ट से लेने जाना है। और फिर कॉल कट। उसकी आवाज में इतनी झुंझलाहट थी कि उसने फोन ही बंद कर दिया। मेरी आखिरी बात जो मैं कहना चाहता था कभी कह ही नहीं पाया। मैं बस हल्का सा हंस पड़ा। सोंग वेनिंग, मैं मरने वाला हूं। इस बार हम लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन ये शब्द मेरे होठों तक आकर रह गए जब मुझे दोबारा होश आया। मैं नए ब्रिज पर खड़ा था। मेरे पैरों के नीचे गहरी और अंधेरी वांगचुआन नदी बह रही थी। मेरे सामने मेंगपो खड़ी थी। उसके हाथ में सूप का कटोरा था। उसने कटोरा मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, पी लो, अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओ और नई शुरुआत करो। लेकिन मैं पहले ही 10 कटोरे पी चुका था। फिर भी मेरी यादें बिल्कुल साफ थी। मैं कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, मेंगपो, तुम्हारे सूप में पानी मिलाया है क्या? उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारा जुनून बहुत गहरा है। आखिर क्या है जिसे तुम भूल नहीं पा रहे? मैंने धीरे से आंखें बंद कर ली। मैं, सोंग वेनिंग और शिंगे, हम तीनों बचपन के दोस्त थे। लेकिन जबकि हम दोनों उसके बचपन के दोस्त थे, वो सिर्फ शिंग ये से प्यार करती थी। वो उसके लिए क्लास बंक करके बास्केटबॉल मैच देखने जाती थी। हर बार जब वो उसकी तरफ देखती, उसकी आंखों में सिर्फ प्यार ही प्यार होता था। और मैं बस चाहता था कि वो एक बार मुझे भी देखे। इसलिए उसका ध्यान खींचने के लिए मैं हमेशा उससे उल्टा व्यवहार करता था। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। फिर एक दिन उसकी दादी ने अपनी जान देने की धमकी देकर सोंग वेनिंग को मुझसे शादी करने पर मजबूर कर दिया। उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सुहाग रात वाले दिन उसे मेरी डायरी मिल गई। तभी उसे पता चला कि मैं उससे प्यार करता हूं। और उसी पल उसने मान लिया कि उसकी दादी को शादी के लिए मजबूर करने वाला मैं ही था। उस दिन के बाद से वो मुझसे नफरत करने लगी। लेकिन उसे कभी ये नहीं पता चला कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और डॉक्टरों ने कहा था कि वो शायद जिंदगी भर कोमा में चली जाए, तब उसका सबसे प्यारा शिंग ये तुरंत विदेश भाग गया था। और मुझे ये तक नहीं पता था कि वो कभी जागेगी भी या नहीं। फिर भी मैं दिन रात उसके पास बैठा रहता था। उसकी दादी ने ये सब देखा था। इसीलिए जब वो होश में आई, उसकी दादी ने
उसे मुझसे शादी करने पर मजबूर किया। कई बार मैं उसे सच बताना चाहता था, लेकिन हर बार उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत देखकर मेरी आवाज रुक जाती थी। मेंगपो ने मेरी सारी यादें देखने के बाद कहा, तुम्हारी आखिरी इच्छा अभी खत्म नहीं हुई, इसलिए तुम पुनर्जन्म नहीं ले सकते। मैं तुम्हें 5 दिन के लिए वापस इंसानों की दुनिया में भेजूंगी। अगर तुम सोंग वेनिंग से मैं तुमसे प्यार करती हूं कहलवा पाए, तो मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर दूंगी। लेकिन अगर नहीं कर पाए, तो तुम्हें सब कुछ छोड़कर पुनर्जन्म लेना होगा। इतना कहकर उसने अपनी आस्तीन हिलाई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, तो खुद को उसी पुराने विला में खड़ा पाया और जमीन पर मेरी ही लाश पड़ी थी। मेरी आंखें खुली रह गई थी, जैसे मरने के बाद भी मुझे चैन नहीं मिला हो। मेरा दिल जोर से कांप उठा। मैंने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ, लेकिन उंगलियों में सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। मैंने पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी उससे मैं तुमसे प्यार करती हूं नहीं कहलवा पाया। और अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता था? लेकिन दिल के अंदर कहीं एक छोटी सी उम्मीद अब भी जिंदा थी। अगर इस बार हो गया तो? मैंने गहरी सांस ली। ये खुद पर तरस खाने का वक्त नहीं था। मैं झुक गया और बड़ी मुश्किल से अपनी लाश को घसीटकर अलमारी तक ले गया। बहुत मेहनत के बाद मैंने लाश को अंदर ठूंस दिया और अलमारी बंद कर दी। तब जाकर मैंने राहत की सांस ली। फिर मैं पानी लेकर आया और घुटनों के बल बैठकर फर्श पर फैला खून साफ करने लगा। हर बार जब कपड़ा खून पर फिरता, ऐसा लगता जैसे कोई मेरे दिल को भी चीर रहा हो। मैंने अभी आखिरी दाग साफ ही किया था कि पीछे से एक बर्फ जैसी ठंडी आवाज आई, लूसीनियन, तुम क्या कर रहे हो? मेरा शरीर एकदम जम गया। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दरवाजे पर खड़ी सोंग वेनिंग को देखा। उसकी आंखों में हमेशा की तरह सिर्फ नफरत और चिढ़ थी, लेकिन उसके पीछे शिंग ये भी खड़ा था। और जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी, उसका चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो अनजाने में 2 कदम पीछे हट गया। उसका रिएक्शन इतना अजीब था कि सोंग वेनिंग भी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। शिंगये, क्या हुआ? शिंगये ने जल्दी से खुद को संभाला और बोला, कुछ नहीं, बस यहां खून जैसी बदबू आ रही है, थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुनते ही सोंग वेनिंग ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। लूसीनियन, तुम एक दिन ड्रामा किए बिना नहीं रह सकते क्या? 5 साल हो गए हैं, आखिर तुम कब चैन से रहोगे? मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। अपनी पूरी ताकत जुटाकर मैंने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं शांत हो जाऊं, तो बस एक बार कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। सोंग वेनिंग ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसके होंठों पर तिरस्कार साफ दिखाई दे रहा था। मैं तुमसे प्यार करती हूं, तुम उसके लायक भी हो। फिर वो पलटकर शिंगये की तरफ मुड़ी और प्यार भरी नजरों से बोली, शिंगये, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। शिंगये के चेहरे पर हल्की लालिमा आ गई, लेकिन उसने नकली शर्माते हुए कहा, वेनिंग, ऐसा मत कहो, सीनियन को बुरा लगेगा। लेकिन सोंग वेनिंग ने बिल्कुल परवाह नहीं की। अगर उसकी स्किन इतनी पतली होती, तो वो मुझे शादी के लिए मजबूर ही नहीं करता। उसे छोड़ो, पहले मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूं। मेरे दिल में ऐसा लगा जैसे किसी ने चाकू घूम दिया हो। मैंने तुरंत उनका रास्ता रोक लिया। मेरी आवाज कांप रही थी, तुम लोग क्या करने वाले हो? सोंग वेनिंग ने ठंडी नजरों से मुझे देखा। उसका हर शब्द किसी चाकू से कम नहीं था। शिंगये अभी विदेश से वापस आया है। उसका घर अभी साफ हो रहा है, इसलिए वो कुछ दिन यही रहेगा। और लूसीनियन, ये मत भूलो, अगर तुमने चालें नहीं चली होती, तो आज मेरी जिंदगी में तुम्हारी जगह शिंगये की होती। ये सुनकर मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। अगर पहले वाला मैं होता,
तो अभी तक जोरदार लड़ाई शुरू हो चुकी होती। लेकिन अब मैं सिर्फ थक चुका था। मैं बस चुपचाप खड़ा रहा और उन्हें अपने पास से गुजरते हुए देखता रहा। रात के खाने के वक्त मैंने सोंग वेनिंग और शिंग ये को एक साथ बैठे देखा। दोनों इतने करीब थे जैसे इस घर का असली मालिक शिंग ये हो। वो दोनों धीरे धीरे बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, और मैं पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा था। मैं चुपचाप सिर झुकाकर खाना खाता रहा, लेकिन उनके हंसने की आवाजें बार बार मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों सुइयां मेरे दिल में चुभ रही हों। रात काफी हो चुकी थी। मैं गलती से शिंग ये के कमरे के पास से गुजर रहा था। तभी मैंने उसे फोन पर बात करते हुए सुना। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। मैंने तुम लोगों से कहा था ना, उसे मार डालो। फिर वो अभी तक जिंदा कैसे है? ये सुनते ही मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर नीचे गिर गया। शिंग ये तुरंत पलटा। मैं कांपती आवाज में बोला, वो आदमी जिसे मेरे पीछे भेजा गया था, क्या वो तुमने भेजा था? शिंग ये कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर कहीं पीछे गई। अगले ही पल वो खुद ही जमीन पर गिर पड़ा और जोर से दर्द का नाटक करने लगा। उसी वक्त सोंग वेनिंग भागती हुई अंदर आई। जैसे ही उसने ये सीन देखा, उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने मुझे जोर से धक्का दिया और चिल्लाई, लू सीनियन, तुम क्या कर रहे हो? शिंग ये ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में नकली आंसू थे। वेनिंग, उसे मत डांटो। शायद आज तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया, इसलिए सीनियन गुस्से में है। अगर मुझे थोड़ा दुख सहना पड़े तो कोई बात नहीं, बस उसका गुस्सा शांत हो जाए। ये सुनते ही सोंग वेनिंग ने मुझे ऐसी नजरों से देखा जैसे मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं शिंग ये डर न जाए। उसने झुककर बहुत प्यार से शिंग ये को उठाया। चलो, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूं। मैं बस उन्हें जाते हुए देखता रहा। दिल के अंदर कड़वाहट भर चुकी थी। अपने कमरे में वापस आकर मैंने फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और चुपचाप खुद को दवा लगाने लगा। अभी थोड़ी देर पहले सोंग वेनिंग ने जो धक्का दिया था, उससे मेरे हाथ पर कट लग गया था। लेकिन उस जख्म की जलन मेरे दिल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने अभी दवा लगानी खत्म ही की थी कि दरवाजा अचानक खुला। सोंग वेनिंग अंदर आई। उसकी आवाज हमेशा की तरह ठंडी थी। तुम एक दिन तमाशा किए बिना नहीं रह सकते क्या? मैं हंस पड़ा। हाँ, तो अब तुम क्या करोगी? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी नफरत साफ दिखाई दे रही थी। मैं समझ गया, अब फिर वही होने वाला है। अचानक उसने मेरा कॉलर पकड़ लिया और अगले ही पल उसने मेरे होठों को जोर से काट लिया। उसकी हरकत में ना प्यार था, ना चाहत। मैं उसके लिए सिर्फ गुस्सा निकालने का जरिया था। दर्द से मेरी भौहें सिकुड़ गई, लेकिन मैंने आवाज नहीं निकाली। उसकी ठंडी सांसें मेरे कानों से टकराईं। लू सीनियन, तुम कभी भी मेरा प्यार हासिल नहीं कर पाओगे। मैंने आंखें बंद कर ली। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। सब खत्म होने के बाद मैंने भारी आवाज में कहा, सोंग वेनिंग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उसका चेहरा मेरी गर्दन के पास था। मेरे शब्द सुनकर वो एक सेकंड के लिए रुकी, लेकिन फिर वो ठंडी हंसी हंस पड़ी। लेकिन मैं तुमसे नफरत करती हूं। इतना कहकर वो उठी और बाथरूम में चली गई। कमरे में सिर्फ मैं अकेला रह गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, वो जा चुकी थी। पूरा कमरा ठंडा लग रहा था। सुबह की धूप खिड़की से कमरे के अंदर आ रही थी। मैंने आंखें खोली और सबसे पहला ख्याल यही आया, अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सिर के ऊपर कोई तलवार लटक रही हो, जो कभी भी गिर सकती थी। मैं बिस्तर से उठा और बाथरूम में चला गया। ठंडा पानी चेहरे पर पड़ते ही मुझे थोड़ी होश आई।
जब मैं बाहर निकला तो देखा शिंग ये डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसने मुझे देखकर हल्की मुस्कान दी। सीनियन, तुम उठ गए? वेनिंग बाहर गई है। असल में आज वो मेरे साथ ऑक्शन में जाने के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल करने वाली थी, लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए अपना बिजनेस नजरअंदाज करे। वैसे मुझे किसी साथी की जरूरत है। तुम मेरे साथ चलोगे? मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं साफ मना करना चाहता था, लेकिन शायद वो मेरा मन पड़ चुका था। उसने कॉफी का कप नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम मेरे साथ नहीं आए तो मैं वेनिंग को फोन करके कह दूंगा कि तुमने जानबूझकर मुझे सीढ़ियों से धक्का दिया। मेरी उंगलियां कस गई, नाखून हथेली में धंस गए। अगर शिंग ये सच में ऐसा बोल देता तो सोंग वेनिंग बिना एक सेकंड सोचे उसी की बात मान लेती। और मेरे पास अब ना सफाई देने का वक्त था, ना लड़ने की ताकत। मुझे अभी भी उससे मैं तुमसे प्यार करती हूं कहलवाना था। मैं इस वक्त उससे झगड़ा नहीं कर सकता था। आखिरकार मैंने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, मैं चलूंगा। रास्ते भर कार में मैं चुप बैठा रहा, जबकि शिंग ये बार बार अपना फोन देख रहा था। उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। अचानक कार ने जोर से ब्रेक लगाया। एक काली वैन ने हमारी गाड़ी का रास्ता रोक लिया था। हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही कई नकाबपोश लोग बाहर आए और हमें जबरदस्ती कार से घसीटकर बाहर निकाल लिया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे सिर्फ शिंग ये की चीखें और उन लोगों की भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। पता नहीं कितना वक्त बीता। जब मुझे होश आया, हम दोनों एक सुनसान बंदरगाह पर थे। उन गुंडों का सरदार आगे आया और उसने अपना मास्क उतारा। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसे पहचान गया। वो जी शियान था, वही आदमी जिसकी कंपनी सोंग वेनिंग ने बर्बाद कर दी थी। मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम क्या चाहते हो? वो ठंडी हंसी हंसा। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। सोंग वेनिंग ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं उससे उसकी सबसे प्यारी चीज छीनूंगा। इतना कहकर उसने इशारा किया। उसके आदमी तुरंत मुझे और शिंग ये को बंदरगाह के किनारे ले गए। नीचे काला समुद्र उफान मार रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल दानव हमें निगलने का इंतजार कर रहा हो। तभी जी शियान ने फोन निकाला और सोंग वेनिंग को कॉल लगाया। 1 घंटे बाद सोंग वेनिंग वहां पहुंची। उसकी नजर पहले मुझ पर गई, फिर शिंग ये पर, और आखिर में जी शियान पर टिक गई। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। जी शियान। वो हंस पड़ा। सोंग वेनिंग, मैंने कहा था ना, तुम इनमें से सिर्फ एक को बचा सकती हो। चलो अब चुनो। सोंग वेनिंग की नजरें मेरे और शिंग ये के बीच घूमने लगी। कुछ सेकंड बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं किसी एक को नहीं चुनूंगी, मैं दोनों को बचाकर ले जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं जम गया। शिंग ये भी हैरान रह गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया और उससे पूछ बैठा, लेकिन तुम तो मुझसे नफरत करती हो? उसने मेरी तरफ देखा। हां, मैं तुमसे नफरत करती हूं, लेकिन अभी तुम मेरे पति हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो किसी की जिंदगी की परवाह ही ना करे। उसकी बात सुनते ही मेरे दिल में तेज दर्द उठा। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। उधर जी शियान गुस्से से पागल हो चुका था। उसने शिंग ये को और किनारे की तरफ धक्का दिया। एक को चुनो, वरना मैं दोनों को नीचे फेंक दूंगा। सोंग वेनिंग की आंखें अचानक खतरनाक हो गई। वो तेजी से आगे बढ़ी। उसकी आवाज डरावनी थी। जी शियान, अगर तुमने इन्हें छुआ भी तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम भीख मांगोगे। उसी वक्त दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। जी शियान का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि पुलिस इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। उसने दांत भींचे और पागलों की तरह चाकू लेकर सीधे सोंग वेनिंग की तरफ दौड़ पड़ा।
मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा, मैं तुरंत उसके सामने कूद गया। अगले ही पल चाकू सीधे मेरे कंधे में घुस गया। मेरे मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई और मेरा शरीर ढीला पड़ गया। मैं नीचे गिरने ही वाला था कि सोंग वेनिंग ने मुझे पकड़ लिया। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी, लेकिन मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज बाहर नहीं आ रही थी। और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो खुद को स्विमिंग पूल के किनारे पाया। सोंग वेनिंग मेरे सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत भरी हुई थी। लू सीनियन, तुमने किडनैपर के साथ मिलकर यह पूरा ड्रामा किया था ना? तुम्हें लगा ऐसा करके तुम मुझसे आई लव यू कहलवा लोगे? मैं पूरी तरह हैरान रह गया। क्या? उसने मेरी बात काट दी। शिंग ये ने सब बता दिया। ये किडनैपिंग तुम दोनों ने मिलकर प्लान की थी, ताकि वो घायल हो जाए और मैं उस पर ध्यान दूं। लू सीनियन, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? मैं जल्दी से बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन उसने मेरी बात पूरी ही नहीं होने दी। मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे लड़ने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, लेकिन तुम किसी को भी नुकसान पहुंचाओ। शिंग ये को नहीं, वो सिर्फ मेरा है। इतना कहकर उसने अपने आदमियों को इशारा किया। उन्होंने मेरे शरीर पर भारी पत्थर बांध दिए और अगले ही पल मुझे सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया। बर्फ जैसा ठंडा पानी मेरे पूरे शरीर में भर गया। मेरी सांसें रुकने लगी। मेरी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा। जब मैं लगभग बेहोश होने वाला था, तब जाकर सोंग वेनिंग ने मुझे बाहर निकलवाया। लेकिन मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं मिला था कि उन्होंने मुझे फिर से पानी में धक्का दे दिया। पता नहीं कितनी बार ऐसा हुआ। आखिरकार मेरा भीगा हुआ शरीर जमीन पर फेंक दिया गया। मैं बिल्कुल मरी हुई मछली जैसा लग रहा था। सोंग वेनिंग मेरे सामने झुकी। उसने मेरा ठुड्डी पकड़ ली। अच्छी तरह याद रखना, अगर अगली बार तुमने शिंग ये को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो हमारे बीच की ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। इतना कहकर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चली गई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसी दिन मुझे एक पार्टी का निमंत्रण मिला। हमारे कॉमन दोस्तों ने बड़ी दावत रखी थी और उसमें मुझे और सोंग वेनिंग दोनों को बुलाया गया था। जब मैं बाहर आया तो देखा सोंग वेनिंग दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन उसके साथ शिंग ये भी था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। क्या बात है मिस सोंग, आप पार्टी में शिंग ये को अपना पार्टनर बनाकर ले जा रही हैं? उसकी आवाज में खुली हुई नफरत थी। शिंग ये मेरा पार्टनर है, तुम्हें कोई दिक्कत? मैंने शांत होकर कहा, दिक्कत नहीं, बस याद दिला रहा हूं कि अभी हमारा तलाक नहीं हुआ है। अगर तुम किसी और आदमी को अपने साथ लेकर जाओगी तो लोग बातें करेंगे। सोंग वेनिंग हंस पड़ी। लू सीनियन, तुम सिर्फ दिखावे के पति हो, खुद को इतना जरूरी मत समझो। इतना कहकर वो शिंग ये को लेकर चली गई। उसने मुझे एक अतिरिक्त नजर तक नहीं दी। मैं वही खड़ा उनका जाता हुआ पीछे देखता रहा। दिल में अजीब सी कड़वाहट भर गई थी। पार्टी हॉल रोशनी से चमक रहा था। चारों तरफ बड़े बड़े बिजनेसमैन और मशहूर लोग मौजूद थे। जैसे ही सोंग वेनिंग और शिंग ये अंदर आए, सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई और सोंग वेनिंग जैसे जानबूझकर मुझे नीचा दिखाना चाहती थी। पूरी पार्टी में वो शिंग ये के बेहद करीब रही। कभी उसके कंधे पर हाथ रखती, कभी उसके कान में झुककर कुछ बोलती। आसपास खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। लगता है ये सच में दुश्मन कपल है। बेचारा लू सीनियन असल पति होकर भी बाहरी आदमी जैसा लग रहा है। मैंने सब कुछ सुना, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। मुझे पता था मैं जितना ज्यादा रिएक्ट करूंगा, सोंग वेनिंग उतनी ही खुश होगी। लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। पार्टी के बीच में शिंग ये अचानक उठा। उसने कहा कि वो वॉशरूम जा रहा है।
सोंग वेन्निंग ने प्यार से सिर हिलाया, लेकिन कुछ देर बाद शिंग ये वापस लौटा। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे और आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो लड़खड़ाता हुआ सीधे सोंग वेन्निंग की बाहों में गिर पड़ा। पूरे हॉल में हलचल मच गई। सबकी नजरें तुरंत मेरी तरफ घूम गई। सोंग वेन्निंग एकदम खड़ी हो गई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थी। उसने मेज पर रखा वाइन ग्लास उठाकर जोर से जमीन पर फेंक दिया। लू सीनियन, मैंने पिछली बार तुम्हें क्या कहा था? अगर तुमने फिर से शिंग ये को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने उसकी तरफ शांत नजरों से देखा। मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। उसका चेहरा और ठंडा हो गया। वो तेजी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। तो क्या शिंग ये झूठ बोल रहा है? उसकी आवाज तिरस्कार से भरी हुई थी। वैसे भी तुम पहले भी ऐसा कर चुके हो। मैंने सिर उठाया। मेरी आवाज टूट रही थी। तो अब तुम चाहती क्या हो? उसने बिना एक सेकंड रुके कहा। घुटनों पर बैठो और शिंग ये से माफी मांगो। मेरी आंखें फैल गई। मेरे हाथ कसकर बंद हो गए। नामुमकिन। मैं सिर्फ आसमान, जमीन और अपने मां बाप के आगे झुकता हूं, किसी और के आगे नहीं। इतना कहकर मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी सोंग वेन्निंग का चेहरा बेहद डरावना हो गया। वो तेजी से मेरे सामने आई और बिना चेतावनी के मेरे घुटने पर जोर से लात मारी। मैं संभल नहीं पाया और जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। माफी मांगो। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सारी इज्जत टुकड़ों में टूट रही हो। मैंने दांत भींच लिए। मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। सोंग वेन्निंग ठंडी हंसी हंसी। उसने पीछे खड़े बॉडीगार्ड्स को इशारा किया। दोनों तुरंत आगे आए और मेरे कंधे पकड़कर मेरा सिर जमीन पर झुकाने लगे। मैं पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था, लेकिन अगले ही पल मेरा माथा जोर से फर्श से टकराया। एक भारी आवाज गूंजी, लू सीनियन, अब भी अपनी गलती नहीं मानोगे? उसकी आवाज में साफ झुंझलाहट थी। उस पल मेरे अंदर एक ऐसी बेबसी उठी जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। मैंने अचानक पूरी ताकत लगाई और बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर खुद को छुड़ा लिया। फिर मैं खड़ा हुआ और अगले ही पल मैंने सोंग वेन्निंग को जोरदार थप्पड़ मार दिया। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। थप्पड़ की आवाज हर तरफ गूंज गई। मेरी आंखों से आखिरकार आंसू निकल पड़े। मैं कांपती आवाज में चिल्लाया, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। क्या सिर्फ उसकी बातें हमेशा सही होती हैं और मैं जो भी बोलूं वो सब झूठ? तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। तो आखिर मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? मेरी आवाज दर्द और टूटन से भरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने दिल का सारा दर्द बाहर निकाल रहा हूं। यह पहली बार था जब मैं सोंग वेन्निंग के सामने रोया था, और पहली बार मैंने अपनी कमजोरी उसे दिखाई थी। सोंग वेन्निंग वही खड़ी रह गई। उसने मुझे कभी ऐसा नहीं देखा था। मैं हमेशा जिद्दी और घमंडी रहता था, लेकिन आज मैं पूरी तरह टूट चुका था। उसने होंठ खोले, लेकिन उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैंने आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखा। सोंग वेन्निंग, याद रखना, मैं लू सीनियन कभी तुम्हारा गुनहगार नहीं था। इतना कहकर मैं मुड़ा और पार्टी हॉल छोड़कर चला गया। अब सिर्फ 2 दिन बचे थे। आज मेरे माता पिता की पुण्यतिथि थी। मैं सुबह जल्दी उठ गया और कब्रिस्तान जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से सोंग वेन्निंग की आवाज आई, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मेरे कदम एक पल के लिए रुक गए। मैं बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्यों? फिर से अपने बॉडीगार्ड से मुझे शिंग ये के सामने सिर झुकवाना है? उसका चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। कल गलती तुम्हारी थी, अभी तुम्हारा ड्रामा खत्म नहीं हुआ। मैं ठंडी हंसी हंस पड़ा, फिर उसे धक्का देकर सीधे बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा, मेरे कदम वहीं रुक गए।
क्योंकि शिंग ये पहले से फ्रंट सीट पर बैठा था। उसने मुस्कुराकर कहा, सीनियन भाई। वेनिंग ने कहा कि वो अंक आंटी को श्रद्धांजलि देने जा रही है, तो मैंने सोचा मैं भी साथ चलूं। मैं तुरंत पलटा और सोंग वेनिंग की तरफ देखा। मेरी आंखों में गुस्सा साफ था। सोंग वेनिंग, ये मेरी आखिरी सीमा है। मैं उसे अपने माता पिता की कब्र पर नहीं जाने दूंगा। उसने भौहें सिकोड़ ली। शिंग, ये सिर्फ अच्छे इरादे से जा रहा है। तुम हर बात को गलत क्यों समझते हो? मेरी आंखों में नफरत भर गई। आज मेरे माँ बाप की पुण्यतिथि है, तुम दोनों की डेट नहीं। शिंग ये ने धीरे से आह भरी। सीनियन भाई, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? पहले तो हमारे रिश्ते अच्छे थे ना? मैंने उसकी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखा। मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूं, ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। सोंग वेनिंग शायद अब और नहीं सुन पा रही थी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। बस बहुत हुआ, लू सीनियन। गाड़ी में बैठो। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। पूरे रास्ते मैं चुप बैठा रहा। कब्रिस्तान पहुंचते ही मैं तेजी से आगे बढ़ गया। मैं पीछे मुड़कर उन दोनों को देखना भी नहीं चाहता था। मैं अपने माता पिता की कब्र के सामने जाकर रुक गया। मेरी आंखें हल्की लाल हो गई। मां, पापा, मैं आ गया। पता नहीं कब सोंग वेनिंग भी मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। वो कब्र को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा भाव था। फिर उसने धीरे से कहा, अंकल आंटी, भले ही मैं लू सीनियन से प्यार नहीं करती, लेकिन मैं जिंदगी भर उसका ख्याल रखूंगी। उसकी बात सुनते ही मेरा शरीर जम गया। कुछ सेकंड बाद मैंने दांत भींच कर कहा,